वेलकम टू योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कानपुर। आज हम बात कर रहे हैं सांस क्यों फूलती है, अगर फूल रही है तो वो क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करके हम उन बातों को देख सकें कि उसका कारण क्या है और उसका निवारण किस तरह करा जा सकता है। मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग का ध्येय रहता है। ज़्यादातर कम से कम पैसे में पूरी जांच हो पाए। जी हाँ, अगर एक छोटा सा एक्सरे करा के देखें, जिन लोगों की सांस फूल रही है उनका एक सबसे पहला जांच जो होती है वो छाती का या चेस्ट का एक एक्सरे होता है। उससे हमें क्या मालूम पड़ता है? उससे हमें मालूम पड़ता है कि फेफड़े की संरचना कैसी है, उसमें कोई निमोनिया या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर वो इन्फेक्शन है तो केवल एक्सरे से देख करके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो किस तरह का इन्फेक्शन है। वो वायरल इन्फेक्शन है, पायोजेनिक इन्फेक्शन है, या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है, नया है, पुराना है, काफ़ी साल पहले उसको ये इन्फेक्शन हो चुका है, या पहले उसके चेस्ट वॉल में पहले कभी उसको इंजरी हो चुकी है, ओल्ड फ्रैक्चर्स तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो उसकी हार्ट, दिल की साइज़ क्या है। अगर सांस फूल रही है, उसकी दिल की साइज़ बढ़ी हुई है, उसके साथ में दोनों तरफ दिल से निकलते हुए वाइट शेडोज़ आ रही हैं, इसका मतलब है उसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक ओवरलोड में है और उसकी कार्य करने की क्षमता हार्ट से उसको सांस फूल रही है। इसी तरह अगर फेफड़े में पानी है तो पानी की वजह से सांस फूल रही है। इन्फेक्शन हमने आपको बता ही दिया है, उसकी वजह से सांस फूल रही है। कभी कभी फेफड़ा एक गुब्बारे की तरह होता है, वो फट जाता है, उसको निमोथोरेक्स होता है, निमोथोरेक्स कहते हैं, उसकी वजह से सांस फूल रही होती है। केवल एक्सरे के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियाँ बहुत कम पैसे में पता कर सकते हैं उसके सांस फूलने का कारण क्या होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो खून की जांच। खून में एक बहुत छोटी सी जांच सीबीसी या टीएलसी डीएलसी, उससे हमें मालूम पड़ सकता है हीमोग्लोबिन कितना है, उसको पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, काउंट बहुत बढ़े या बहुत कम तो नहीं है। उससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि उसमें किस तरह का इन्फेक्शन है तो कितना है, कितना सीवियर इन्फेक्शन है, उसने इस्नोफिल के काउंट कितना ज़्यादा है, अगर एलर्जी है तो किस तरह का इस्नोफिलिक काउंट है। तीसरी जांच जो होती है उसको कहते हैं हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट, कंप्यूटर के द्वारा फेफड़े की जांच। ज़्यादातर हमने देखा है एक कंप्यूटर में आपकी हाइट, एज, वेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो एशियन के हिसाब से या इंडियंस के हिसाब से वो सारे पैरामीटर्स होते हैं। पेशेंट को केवल उसमें कुछ सांस की एक्सरसाइज करनी होती है, गहरी सांस खींचना, छोड़ना, जल्दी जल्दी सांस लेना। उससे हमें मालूम पड़ सकता है कि हमें फेफड़े की क्षमता क्या है, उसकी बड़ी सांस की नली में सूजन कितनी है, छोटी सांस की नली में सूजन कितनी है, वो सीओपीडी की तरफ तो नहीं जा रहा है। एक फ्लो वॉल्यूम कर्व होता है, केवल कर्व को देख करके हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उसको सीओपीडी है कि ब्रोंकियल अस्थमा है। उसकी फेफड़े की साइज़ क्या है, फेफड़ा बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है। दूसरी जांच होती है जिसको हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। उसमें केवल ये ज़रूरी नहीं कि 6 मिनट तक पेशेंट को चलाया जाए, बल्कि कुछ देर जितना उसकी कैपेसिटी है उतना उसको चला करके, वॉक करा के, अगर वो पेशेंट चलने में असमर्थ है तो केवल 1 या 2 बार कुर्सी से बैठ जाए या अपने हाथ को चला ले। जितना मैक्सिमम मूव कर सकता है उसको देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि उसको एक्सर्शन के बाद में उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप तो नहीं करता है। अगर वो डिप कर रहा है तो उससे हमें मालूम पड़ सकता है कि उसके डे टू डे एक्टिविटी में उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। दवा देने के बाद में उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये 6 मिनट वॉक टेस्ट से बढ़ जाता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण जांच होती है जिसको हम फिनो कहते हैं, फ्रैक्शनल नाइट्रिक ऑक्साइड। एक मात्रा, एक गैस होती है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि सभी के फेफड़े में बनती है। बच्चों में इसकी मात्रा 20 ppm से कम होनी चाहिए और बड़ों में 25 से कम होनी चाहिए। अगर जितनी ही मात्रा इसकी ज़्यादा होती है, ये इनडायरेक्टली शो करता है कि हमारे फेफड़े में कितनी सूजन है। अमूमन हम लोग जब कभी ब्रोंकोस्कोप या अंदर नली डाल करके ये देख सकते हैं कि पेशेंट में कितनी सूजन है। ये इसको नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि फेफड़े के अंदर कितनी सूजन है और उस सूजन के हिसाब से क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए,
कब हमें इन्हेलर्स देना है, कब हमें स्टेरॉइड देना है, कब हमें इन्हेलर्स को स्टेप डाउन या स्टेप अप करना है, ये सारी चीज़ें हमें नाइट्रिक ऑक्साइड से पता चल जाती है। ये थोड़ी सी महंगी जांच होती है। उसका कारण ये होता है कि जो इसका माउथपीस होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है और हर पेशेंट को करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, इसके कंटेंट पसंद आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।